मियां नसीरुद्दीन की कहानी। आप एक भीड़भाड़ वाले बाजार में खड़े हैं। आपके सामने दो दुकानदार हैं। एक दुकानदार बहुत मीठी बातें करता है। वह आपको लुभाने की कोशिश करता है, बड़े बड़े दावे करता है कि उसका सामान सबसे बेहतरीन है। लेकिन आपको अंदर ही अंदर ऐसा महसूस होता है कि वह कुछ छुपा रहा है। दूसरी तरफ एक और दुकानदार है, संयमित और सीधा सपाट। वह सिर्फ वही कहता है जो सच है, न तो लुभाने की कोशिश करता है, न ही झूठे वादे करता है। अब आप किसकी दुकान से सामान खरीदेंगे? अगर आप सोचते हैं कि ईमानदारी से दुनिया नहीं चलती, तो यह कहानी आपके लिए है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने हमेशा सच का साथ दिया, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़ा हो। लेकिन क्या सच में ईमानदारी का इतना महत्व है? क्या सिर्फ सच्चाई के सहारे कोई जीवन में आगे बढ़ सकता है? क्या सच्चाई की ताकत बेईमानी से ज्यादा होती है? दिल्ली की तंग गलियों में एक साधारण आदमी रहता था, मियां नसीरुद्दीन। न महल था, न सोने चांदी के जेवरात, न बड़ी बड़ी संपत्तियां। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, उसकी ईमानदारी। अब यह सुनकर आपको अजीब लग सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ताकत हथियारों, पैसे या राजनैतिक शक्ति में होती है, लेकिन नसीरुद्दीन की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी सच्चाई। वह कभी झूठ नहीं बोलता था, कभी किसी को धोखा नहीं देता था। उसके पास जो भी ग्राहक आता, वह नसीरुद्दीन पर आंख मूंद कर भरोसा करता। कोई मोल भाव नहीं करता, कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि सब जानते थे नसीरुद्दीन कभी किसी को धोखा नहीं देगा। एक दिन एक अमीर सौदागर नसीरुद्दीन की दुकान पर आया। वह बहुत चालाक और चालबाज था। उसने सुना था कि नसीरुद्दीन बहुत ईमानदार है, लेकिन उसे इस पर यकीन नहीं था। उसने नसीरुद्दीन से कहा, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, लेकिन तुम्हें बस इतना करना होगा कि अपने ग्राहकों को थोड़ा कम सामान देना और दाम ज्यादा लेना। कोई भी नहीं जान पाएगा, लेकिन तुम्हारा मुनाफा 2 गुना हो जाएगा। कोई भी आदमी होता तो शायद सोचता, अगर कोई नहीं देख रहा तो थोड़ी बेईमानी करने में क्या बुरा है, तेज आवाज में। लेकिन नसीरुद्दीन ने क्या किया? उसने कहा, अगर मैं अपने ग्राहकों को धोखा दूं तो मैं खुद को कैसे देखूं? इसका मतलब था कि पैसा तो आ जाएगा, लेकिन जब वह रात को सोने जाएगा तो उसकी आत्मा उसे चैन से सोने नहीं देगी। नसीरुद्दीन की ईमानदारी की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। लोग उसकी सच्चाई की कहानियां सुनाते थे। एक दिन राजा के दरबार में यह चर्चा छिड़ गई कि राज्य में सबसे ईमानदार आदमी कौन है। कुछ दरबारी बोले, मियां नसीरुद्दीन। राजा को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान हमेशा सच बोले और कभी लालच में न आए? राजा ने नसीरुद्दीन को दरबार में बुलवाया। राजा ने बहुत सारा सोना दिखाया और कहा, अगर तुम कह दो कि यह सोना तुम्हारा है तो यह सब तुम्हारा हो जाएगा। बस इतना बोल दो कि यह तुम्हारा है। के सामने इतनी दौलत रखी जाए और कहा जाए कि बस एक झूठ बोल दो, तो क्या आप अपने उसूलों पर डटे रह पाएंगे? धीमी आवाज में नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, राजन, यह सोना मेरा नहीं है। अगर मैं झूठ बोल दूं तो यह जरूर मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं अपनी आत्मा से झूठ नहीं बोल सकता। राजा हैरान रह गया। उसने कहा, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। आज हम देखते हैं कि लोग पैसा कमाने के लिए कोई भी रास्ता चुन लेते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि थोड़ी सी बेईमानी से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन नसीरुद्दीन की कहानी हमें बताती है कि असली ताकत ईमानदारी में होती है। ईमानदारी एक ऐसी सोना है जो बड़े से बड़े लोगों का दिल जीत लेती है, फिर वह अमीर हो, मालिक हो या चाहे जो। अब सवाल आपसे, अगर आपके सामने एक ऐसा मौका आए जहां आप झूठ बोलकर बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन सच बोलकर मुश्किलें झेलनी पड़ें, तो आप क्या करेंगे? ओपन पैरेंथेसिस कमेंट में बताइए, अगर आप नसीरुद्दीन की जगह होते तो क्या इतनी हिम्मत दिखा पाते? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगला वीडियो कौन सा हो, किस टॉपिक पर हो, कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट पिन किया जाएगा। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग। आपने वीडियो तो देख लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पाठ के लेखक कौन हैं? चलो मैं बताता हूँ। कृष्णा सोप्ती जी हैं। परिचय। कृष्णा सोप्ती हिंदी साहित्य की उन लेखिकाओं में से थीं जिन्होंने अपने शब्दों से समाज की रूढ़ियों को झकझोर दिया। उनकी लेखनी न केवल बोल्ड थी,
बल्कि उसमें समाज के अनकहे और अनछुए पहलुओं को उजागर करने की अद्भुत क्षमता थी। वे केवल कहानियां नहीं लिखती थीं, बल्कि हर शब्द के पीछे एक गहरा संदर्भ होता था। उनकी रचनाएं समाज, नारीवाद, प्रेम, परिवार, राजनीति और मनोविज्ञान की गहरी परतों को उजागर करती है। उनकी भाषा में एक अनूठा प्रवाह था, जिसमें पंजाबी, राजस्थानी और उर्दू के शब्दों का मिश्रण हिंदी को एक नया आयाम देता था। वे हिंदी साहित्य में क्रांति लेकर आईं और अपने समय की सबसे विवादित और चर्चित लेखिकाओं में से एक बनी। जन्म और प्रारंभिक जीवन। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 को ब्रिटिश भारत के गुजरात जिले में हुआ था। उनका बचपन विभाजन से पहले के सांस्कृतिक और सामाजिक उथल-पुथल के बीच गुजरा, जिसने उनके जीवन और लेखन दोनों को गहराई से प्रभावित किया। परिवार और बचपन। उनका परिवार शिक्षित और सुसंस्कृत था। वे बचपन से ही किताबों और किस्सों से जुड़ी रहीं। विभाजन की त्रासदी ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी, जिसे उन्होंने अपनी रचनाओं में बखूबी उकेरा। लाहौर और दिल्ली में उनकी शिक्षा हुई, जहां उन्होंने साहित्य, राजनीति और समाज को समझने की गहरी दृष्टि विकसित की। साहित्यिक यात्रा। कृष्णा सोबती का लेखन हिंदी साहित्य में क्रांति लेकर आया। वे अपने समय से आगे की सोच रखती थीं। उनकी कहानियां और उपन्यास नारीवाद, सामाजिक परंपराओं और मनोवैज्ञानिक जटिलताओं पर केंद्रित रहे। उनकी लेखनी में खास बात यह थी कि वे बोल्ड, विद्रोही और बेबाक थीं। वे स्त्रियों को एक सीमित दायरे में देखने वाली मानसिकता को तोड़ती थीं। उनकी भाषा शैली में बोलचाल की पंजाबी, राजस्थानी और उर्दू का प्रभाव देखा जा सकता है, जिससे उनके पात्र और भी जीवंत और वास्तविक लगते थे। प्रमुख रचनाएं। कृष्णा सोबती ने कई चर्चित उपन्यास और कहानियां लिखीं, जिनमें से कुछ हिंदी साहित्य के अमर रत्नों में गिनी जाती हैं। उनकी हर रचना एक नए विचार को जन्म देती थी। एक डार से बिछुड़ी, सन 1958। हाँ दोस्तों, ये रचना है। यह उपन्यास समाज में महिलाओं की स्थिति और उनकी स्वतंत्रता की खोज को दर्शाता है। नायिका अपने अस्तित्व की तलाश में समाज की तमाम बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास करती है। विभाजन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को भी इसमें गहराई से दर्शाया गया है। दो मित्रों, मरजानी, साल 1967। यह उपन्यास अपनी बेबाकी और नारीवादी दृष्टिकोण के कारण सबसे अधिक चर्चित रहा। इसकी नायिका मित्रों अपनी इच्छाओं को खुलकर व्यक्त करने वाली, समाज के दायरों को तोड़ने वाली स्त्री है। ये कहानी उस दौर के समाज के लिए इतनी चौंकाने वाली थी कि इस पर कई विवाद भी हुए। तीसरा जिंदगीनामा, सन 1979। यह उपन्यास विभाजन पूर्व भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवेश को दर्शाता है। इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। नोई चौथी ए लड़की, सन 1991। ये एक माँ और बेटी के संबंधों पर आधारित अत्यंत संवेदनशील उपन्यास है। इसमें दो पीढ़ियों के बीच की सोच और भावनाओं के टकराव को दर्शाया गया है। पांचवां दिलो दानिश, सन 1995। यह उपन्यास पारिवारिक संबंधों, राजनीति और मानवीय मूल्यों के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। यह रिश्तों की जटिलताओं को गहराई से समझने की कोशिश करता है। छठा समय, सरगम, सन 2000। यह उनकी आत्मकथात्मक कृति मानी जाती है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन, साहित्यिक अनुभवों और सामाजिक परिवर्तनों को शब्द दिए हैं। सातवां छन्ना, सन 2019, मरणोपरांत प्रकाशित। यह उनकी आखिरी रचना थी, जिसमें प्रेम और समाज के जटिल संबंधों को उजागर किया गया। पुरस्कार और सम्मान। साहित्य अकादमी पुरस्कार, सन 1980, जिंदगीनामा के लिए। साहित्य अकादमी फेलोशिप, सन 1996। यह साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, सन 2017, हिंदी साहित्य में उनके समग्र योगदान के लिए। मैथिली शरण गुप्त सम्मान, भारतीय साहित्य में योगदान के लिए। हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, हिंदी भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। विवाद और बोल्ड लेखन। कृष्णा सोबती का लेखन जितना प्रभावशाली था, उतना ही विवादास्पद भी। उनका उपन्यास मित्रों मरजानी अपनी बेबाकी के कारण कई आलोचनाओं का शिकार हुआ। जिंदगीनामा को भी सेंसरशिप का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया।
मृत्यु और साहित्य में योगदान। 25 जनवरी 2019 को कृष्णा सोबती ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी कहानियां, उपन्यास और विचार आज भी जीवित हैं। वे साहित्य की दुनिया में हमेशा अमर रहेंगी। कृष्णा सोबती ने अपने लेखन से न केवल हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि समाज को भी एक नया दृष्टिकोण दिया। वे उन लेखिकाओं में से थीं जिन्होंने रूढ़ियों को तोड़कर नए रास्ते बनाए। उनकी रचनाएं पाठकों को सोचने, सवाल करने और समाज को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए मजबूर करती हैं। उनकी लेखनी हमें यह सिखाती है कि हर कहानी के पीछे एक गहरी सच्चाई होती है, जिसे समझना और स्वीकार करना जरूरी है। वे केवल लेखिका नहीं थीं, बल्कि विचारों की मशाल थीं जो आज भी जल रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट में शेयर करें। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।